Hello friend, my name is Abhishek Singh Solanki. I am math faculty from Resonance. तो जैसा कि हम हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, तो उसी में हम आगे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, मेंसुरेशन क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, ये हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में सीखा। मेंसुरेशन में हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसके अलावा एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड यहाँ पर कुछ जो हमारे फॉर्मूलेज हैं उसके बारे में हमने वहाँ पर सीखा। प्लेन ज्योमेट्री के बारे में सीखा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये इसका पैरामीटर आपको गिवन है, वो 32 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, फाइंड इट्स एरिया। प्लेन ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ऐसे कोई फॉर्मूले देखे भी थे। हम आइसोस्केलस ट्रायंगल के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला भी लिखते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन कई बार उसकी जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल का मीनिंग है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज ये आपके पास में एक ट्रायंगल है ABC। क्या बोला गया क्वेश्चन में, इसको एक बार पढ़ते हैं। द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। तो जो इसका बेस है वो तो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन का स्टार्टिंग में क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा हमने डायग्राम बनाया। हमने यहाँ पर एज्यूम किया कि जो इसका बेस है उसको हमने स्मॉल a से एज्यूम कर दिया। ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर भी यहाँ पर गिवन है, लेकिन ये जो टू इक्वल साइड्स होती हैं यहाँ पर दो आपकी साइड्स इक्वल होंगी। क्लियर, तभी तो ये आइसोस्केलस है। तो इस वाली साइड को हम स्मॉल b से डिनोट कर देते हैं। एंड इक्वल साइड्स, स्मॉल b सेंटीमीटर, ऐसा हमने यहां पर डिनोट कर लिया इसको। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब देखो आपको यहां पर जैसा गिवन है वैसा हम लिखते हैं कि आपको यहां पर इसका पेरीमीटर गिवन है। कितना गिवन है? 32 सेंटीमीटर गिवन है। अब अगर मुझे ट्राइंगल का पेरीमीटर लिखना है तो मैं सम ऑफ ऑल साइड्स लिखूंगा। इसका मतलब मेरे पास में b + b + 12 इक्वल 32 होना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ b + 12 इक्वल 32। ठीक है, तो मेरे पास में देखो 2b की वैल्यू कितना आती है, 32 - 12 आती है। 32 में से आपने 12 माइनस किया तो 20 आता है, और इससे आपको b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आती हुई दिख रही है, 20/2, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर मैं दो तरह का कंसेप्ट अप्लाई कर सकता हूं। दो तरह का कंसेप्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम डायरेक्टली आइसोस्केलस ट्रायंगल के लिए भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में नहीं देखा था, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। यहां पर देखो, किसी भी ट्रायंगल का एरिया तब निकलता है कि जब मैं उसके लिए बेस मल्टीप्लाई हाइट लिखूंगा। ठीक है, ध्यान से समझ लो इस कंसेप्ट को। अब चूंकि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, यहाँ पर मुझे इसकी हाइट गिवन नहीं है, लेकिन मुझे इसका बेस दिख रहा है कि यहाँ पर बेस 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको किसी भी ट्रायंगल में अगर उसका बेस गिवन है, जो हमने यहाँ पर स्मॉल a एज्यूम किया हुआ है, तो आप उसकी हाइट एज्यूम कर लीजिए h। ये मैं जैसे ही इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। ठीक है, आपको यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं बाहर। ये वाला जो आपका हाइपोटेनस बनेगा इसका, ये बनेगा b, ये बनेगी साइड h, और ये वाली जो आपकी साइड कहलाएगी ये बनेगी a/2। ठीक है, तो मैं h की वैल्यू इन टर्म ऑफ a एंड b फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, h की वैल्यू इन टर्म ऑफ a एंड b फाइंड आउट हम कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर h² लिख करके दिखा रहा हूँ कि आपका जो h² है वो b² - a²/4, ऐसा आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ इतना। ये आपके पास में h की वैल्यू है, h² की वैल्यू है, तो आप h की वैल्यू को भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, b² - a²/4। ठीक है,
अब मुझे देखो क्या करना है, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है। तो जब हम इसका एरिया लिखेंगे तो मुझे 1/2 तो लिखना ही है। फिर मुझे लिखना है बेस, तो अपना पूरा बेस ये है। लेकिन अब मैं लिखूंगा हाइट। हाइट मीन्स ये वाली पूरी वैल्यू लिखूंगा इन टर्म ऑफ ए एंड बी। ठीक है, फर्दर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें। अगर इसको हम थोड़ा सा भी सॉल्व करते हैं तो आपके पास में ये वाला काम हो गया वैसे तो। और इसको अपन कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा कि हम 1/2 मल्टीप्लाई, ये आपके पास में है बेस, ये आपके पास में है स्क्वायर रूट के अंदर इक्वल साइड, इक्वल साइड इसका स्क्वायर किया हमने, फिर ये हमने बेस का स्क्वायर किया, ठीक है, और अपॉन में 4 लिख दिया। तो इससे भी मेरे पास में डायरेक्टली इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इसका आप आराम से यूज कर सकते हैं, इसका आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा केवल मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। 1/2 लिखना है, बेस लिखना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो इक्वल साइड है जिसको हम बी मान रहे हैं, हमने इसको बी एज्यूम किया है। ठीक है, और ये है हमारे पास में बेस स्क्वायर अपॉन 4। उसका मैं यहां पर अगर डायरेक्टली यूज कर दूं तो मेरे पास में एरिया आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं 1/2 लिखूंगा, ये आपके पास में 12 है, यहां आप इक्वल साइड जो भी मिलती है उसका स्क्वायर कर दें, माइनस बेस का स्क्वायर करें, अपॉन 4 करें, इससे इसको कैंसिल आउट कर दें 6 टाइम, यहाँ आ जाएगा 6, ये स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ आपको मिलेगा 100 माइनस 12 का आप स्क्वायर करेंगे बनेगा 144 अपॉन 4। ठीक है, ये कितने टाइम कैंसिल हुआ, 4 से 12 कैंसिल होगा पहले 3 टाइम। ठीक है, फिर 2 बचेगा तो 24 हो जाएगा, और 4 की टेबल में 24 आएगा 36 टाइम। तो ये बनेगा आपके पास में 6 और 100 मल्टीप्लाई 36। ठीक है, विच इज 64 लिख दूं डायरेक्ट। और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6 मल्टीप्लाई 64, जब स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा बनेगा 8, और यहाँ पर आपको मिलेगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास में डायरेक्टली बाय फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इस फॉर्मूले में हमने 1/2 बेस लिखा और हाइट लिखा, लेकिन जो हाइट आपको यहाँ पर लिखना है वो इन टर्म ऑफ ए एंड बी लिखना है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां तक देखो सब कुछ सिंपल है, और इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हैं तो जो अभी मैंने यहाँ पर ए और बी के लिए कैलकुलेशन किया था वैसा का वैसा कैलकुलेशन हम कुछ नंबर्स के लिए भी कर सकते थे, कुछ मैटर नहीं करता हो, वहाँ से मुझे डायरेक्टली इसकी हाइट का पता लग जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में रोम्बस के बारे में, देखो हमने रोम्बस के बारे में मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि हम रोम्बस का जो एरिया लिखते हैं वो 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल भी लिखते हैं, और आप बेस को एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई करके, मतलब बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करके, एल्टीट्यूड का मीनिंग हाइट से है। ठीक है, उससे भी आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जब अपने पास में एक रोम्बस है, इस रोम्बस का एरिया भी मैं बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड करके लिख सकता हूँ। ठीक है, बेस को हम अगर मैं एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एल्टीट्यूड का मीनिंग यहाँ से यहाँ पर किससे है, इस हाइट से। ठीक है, सपोज आपके पास में PQRS एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, वो भी हमने लास्ट प्रीवियस में डिस्कस की थी कि जो इसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। द डायगोनल ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट each other at 90 degree. Okay.
देखो अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, किस तरीके से पूछा गया कि एरिया ऑफ रोम्बस आपको यहाँ पर गिवन है, पेरीमीटर भी आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है, पेरीमीटर भी गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस भी गिवन है। तो अगर आपको यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पेरीमीटर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे को यहाँ पर पेरीमीटर लिखना है 32 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर एक्चुअली क्या होगा, इसका 4 मल्टीप्लाई साइड होगा, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर होगा वो 4 मल्टीप्लाई साइड होगा, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स इक्वल है। जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर लिखते हैं हम, बिल्कुल वैसा का वैसा आप रोम्बस का पेरीमीटर याद रख सकते हैं। इसकी भी ऑल साइड्स इक्वल है, तो हम यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई साइड करके 32 बता सकते हैं, ठीक है। इससे आपको यहाँ पर इसकी साइड पता लगेगी कि इसकी साइड आपके पास में आती है 32/4 विच इज 8 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखो आपसे क्या पूछा गया है, इसने एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए बोला आपको। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि आपका PQ एक बेस है, PQ आपकी साइड तो है ही सही, PQ अगर बेस है तो ये S से लेकर के जो एक परपेंडिकुलर मैंने यहां पर ड्रॉ किया, ये इसका एल्टीट्यूड है। मतलब आप ये जानते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। आप बेस को एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। एरिया यहां पर गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर एरिया देखो कितना गिवन है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड अभी हमने कुछ समय पहले निकाली 8 सेंटीमीटर, और इसको मैंने एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई किया हुआ है। एल्टीट्यूड ही हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो फाइनली मुझे यहाँ पर एल्टीट्यूड मिल गया है, 8 डिवाइड हो जाएगा इससे, ठीक है। क्लियर हुआ? ये इसको 9 टाइम कैंसिल आउट कर देगा और ये आपका एल्टीट्यूड आ जाएगा। अब देखो कई बार क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि जिसमें हमारे को साइड गिवन नहीं होती, रोम्बस की ही बात कर रहे हैं, साइड गिवन नहीं है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी अपन एक क्वेश्चन लेकर के काम करते हैं। अगर आपको देखो किसी क्वेश्चन में सीधे सीधे एरिया पूछा जाए और पेरीमीटर की जगह अगर मैं आपको एक साइड और एल्टीट्यूड की हाइट दे देता हूँ, जो इसकी हाइट है, अगर आपको वो गिवन है क्वेश्चन में, तब भी आप डायरेक्टली इसका एरिया लिख सकते थे, ठीक है। और एक फॉर्मूला जो हम यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं, 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, ठीक है। इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आते हैं इस तरह के क्वेश्चन पर। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, यहां पर हम एरिया निकालना चाहते हैं। हैविंग ईच इक्वल साइड्स, जो आपके पास में यहां पर इक्वल साइड है, थर्टीन सेंटीमीटर है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल। आपको यहां पर दोनों डायगोनल गिवन नहीं है, एक साइड गिवन है, एक डायगोनल गिवन है, ठीक है। साइड तो सारी इक्वल होती हैं, 24 सेंटीमीटर, और हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करें। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम, सपोज ये एक रोम्बस है, ठीक है, PQRS नाम दे देते हैं इसको अपन। जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम यहां पर पहले मेंशन करते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे को यहां पर गिवन है द एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग ईच इक्वल साइड। अब इसने लिख दिया है यहां पर ईच इक्वल साइड। अगर ये नहीं भी लिखेगा
तो भी हमारे को ये बात पता होना चाहिए कि रोम्बस में जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ईच इक्वल साइड यहाँ पर आपके पास में 13 सेंटीमीटर गिवन है, ओके। एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल, तो इसके दो डायगोनल होंगे, एक P से लेकर के Q वाला होगा, एक P से लेकर के R वाला होगा, ठीक है। लेट अस एज्यूम दैट कि PR जो आपका डायगोनल है वो आपको यहां पर गिवन है 24 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। मैं इसका यहां पर एरिया फाइंड आउट करना चाहता हूं। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे सामने दोनों डायगोनल्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर साइड की अगर बात करते हैं तो हम इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि जो आपकी PQ है ये आपके पास में 13 सेंटीमीटर है, एंड जो आपका P से लेकर के R तक की डिस्टेंस है, P से लेकर के R तक की डिस्टेंस ये आपका 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। PQRS is a rhombus। अब यहां पर देखो डायगोनल ऑफ rhombus at 90 डिग्री, ठीक है। इतना ही लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्टली हमने यहाँ पर केवल एक ही बात लिखी कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्या मीनिंग हुआ इस बात का कि यहाँ पर मुझे 90 डिग्री के एंगल दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो बाइसेक्टर करते हैं एक दूसरे को, ये 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट O, ये O पर बाइसेक्ट हो रहा है। अब अगर ये O पर बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका O से लेकर के P तक की डिस्टेंस, O से लेकर के R तक की डिस्टेंस बराबर हो, और ये कितना होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल कितना है 24, इसको बाइसेक्ट अगर मैं करूंगा तो ये मुझे मिलना चाहिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर। बाकी ये वाली दोनों डिस्टेंस भी इक्वल ही होंगी, ये वाली जो दोनों बाइसेक्ट कर रही हैं ये इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, मतलब O से लेकर के Q तक, ठीक है। एंड OQ एंड OS ये भी आपस में इक्वल होगी। अब हम यहां पर कोई सा भी एक ट्रायंगल उठा लेते हैं। मैं यहां पर इन ट्रायंगल POQ ले लेता हूं। इसके अंदर हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखें। ये वाला जो ट्रायंगल है मैं एक बार समझाने के लिए बाहर बना रहा हूं। ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल है कि यहां पर आपको 90 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। ये साइड आपके पास में 13 है, O से लेकर के P तक, चूंकि P से लेकर के R तक की जो आपकी लेंथ है, P से लेकर के R तक की जो आपकी लेंथ है ये है 24। ये बाइसेक्ट करेगा तो O से लेकर के जो P तक की आपके पास में लेंथ आएगी वो कितना आएगी 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है O से लेकर के P तक की डिस्टेंस। O से लेकर के Q तक की डिस्टेंस हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल POQ ये हमने यहाँ पर ले लिया। हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं कि OQ स्क्वायर और OP स्क्वायर ये होना चाहिए आपके पास में PQ स्क्वायर, ठीक है। तो देखो OQ तो हम फाइंड करना चाहते हैं तो OQ स्क्वायर हो गया, OP स्क्वायर मेरे पास में आया 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर करें, ये आया मेरे पास में 13 स्क्वायर, ओके। सिंपल सी कैलकुलेशन है। जब अपन फर्स्ट टाइम करते हैं इस टाइप का कोई क्वेश्चन तो थोड़ी सी लगता है कि इसमें कुछ कैलकुलेटिव पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे को पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर तरीके से आना चाहिए अप्लाई करना। 13 का आप स्क्वायर करेंगे 169, इसका करेंगे आप 144, माइनस करेंगे आपको मिलेगा 25। तो आपके पास में O से लेकर के Q तक की जो डिस्टेंस है वो 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा।
ठीक है, सिंपल। अब जब ये अब मेरे पास में 5 सेंटीमीटर आ जाता है तो आप देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ओ क्यू वाली डिस्टेंस ओ एस के इक्वल है। इसका मतलब अगर इधर वाला 5 है तो इधर वाला भी 5 है। इसका मतलब आपके पास में ये कैलकुलेशन पूरी अलग है, ठीक है। इसलिए अब मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकता हूं कि डायगोनल क्यू एस 2 टाइम्स ऑफ 5 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स ऑफ ओ क्यू, ठीक है। ओ क्यू की जगह मैं डायरेक्टली यहां पर 5 लिख देता हूं तो यह आपको मिलेगा 10 सेंटीमीटर। अब आप यहां पर डायरेक्टली अपना एरिया ऑफ रोम्बस लिखें, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। कितना होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। d1 है अपने पास में जो गिवन है यहाँ पर, उसको हमने यहाँ पर एक तरह से d1 एज्यूम कर रखा है, तो ये हम ले लेते हैं 24 और दूसरा आ जाएगा मेरे पास में 10। ये इसको 12 टाइम कैंसिल आउट करेगा और ये आपको देगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 9th लेवल पर भी ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है। 9th लेवल पर तो आराम से बनता है। और देखते हैं इससे रिलेटेड एरिया ऑफ रोम्बस 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ इट्स डायगोनल। इसका एक डायगोनल हमारे को यहां पर गिवन है 12 सेंटीमीटर। इसका एक डायगोनल गिवन है और एरिया यहां पर आपको गिवन है। फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। देखो ये थोड़ा सा मिक्स्ड क्वेश्चन हो गया। इसके पहले जो हमने 2 तरह के क्वेश्चन किए, उस क्वेश्चन में हमने एक जगह पर एल्टीट्यूड फाइंड आउट किया, ठीक है। मतलब हम एरिया ऑफ रोम्बस 2 तरीके से यहाँ पर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट कि हम अगर मेरे पास में बेस है और हाइट मेरे को पता है किसी भी रोम्बस की, तो मैं उसका एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। एंड सेकंड थिंग कि अगर मेरे को दोनों ही डायगोनल की लेंथ पता है तब भी हम उसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। उन दोनों ही कंसेप्ट का यहाँ पर यूज होने वाला है। किस तरीके से यूज होगा पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि इफ एरिया ऑफ रोम्बस इज 48 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर एक छोटा सा रोम्बस बना दें, इस बार इसको नाम दे देते हैं अपन ABCD, ठीक है। इस रीजन का मेरे पास में एरिया गिवन है। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। तो कोई सा भी एक डायगोनल अपन यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड भी गिवन है, सॉरी एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। इसका एरिया भी गिवन है, एल्टीट्यूड हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसका एक डायगोनल गिवन है। अब इसका एक डायगोनल गिवन है तो मुझे दूसरा डायगोनल भी निकालते आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास में एक डायगोनल अगर गिवन है तो मुझे इसका दूसरा वाला डायगोनल भी निकालते हुए आना चाहिए। किस तरीके से निकालूंगा, ध्यान दो। देखो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि मुझे यहाँ पर डायगोनल निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि इसके जो 2 डायगोनल हैं, वो फर्स्ट डायगोनल मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि AC है, एक डायगोनल इसका BD है। अगर मैं इस डायग्राम को देखते हुए इसका एरिया लिखूंगा, ठीक है। इस डायग्राम को देखते हुए अगर हम एरिया लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल मीन्स AC को मल्टीप्लाई कर देंगे BD से। अब देखो यहां पर मुझे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, एरिया गिवन है और इन दोनों में से एक डायगोनल गिवन है। सपोज AC गिवन है तो हम BD निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही काम कुछ करते हैं यहाँ पर। देखो एरिया है हमारे पास में 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ 1/2, ये है अपने पास में 12 और BD हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा 6 टाइम, 6 अपॉन में आएगा 48/6 करेंगे तो आपके पास में B से लेकर के जो D तक की डिस्टेंस है वो मिल जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये बात सबको आगे होगी समझ, ठीक है।
हमने इसको थोड़ा सा फास्टली कैलकुलेशन कर लिया कि मेरे पास में जो दूसरा डायगोनल है वो आ चुका है, ठीक है, दूसरा डायगोनल आ चुका है। अब मेरे को अभी भी यहाँ पर देखो साइड पता नहीं है, हमारे को यहाँ पर साइड्स पता नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँगा एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, तो देखो एल्टीट्यूड तो मैं इसको बोल सकता हूँ, ऐसा करके हम शो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे पास में जो बेस का लेंथ है ए से लेकर के बी तक का जो लेंथ है वो हमारे को अभी गिवन नहीं है, वो हम इसी इंफॉर्मेशन से कहीं ना कहीं फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, इधर ध्यान से देखो, हम यहाँ पर दोबारा से एक ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल AOB, ठीक है, AOB हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया। इस AOB ट्राइंगल में अब अगर मैं बात करता हूँ दोबारा से, जैसा अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या लिखा, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ओके। बार बार उसको नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर, डायरेक्टली यहाँ पर आप मेजर कर सकते हैं कि O से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है, O से लेकर के B तक की जो लेंथ है, अगर आप इस पूरे को मान रहे हैं 12, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मिलेगी 6, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ये वाली लेंथ पूरी 8 सेंटीमीटर एज्यूम करके चल रहे हैं तो आपको ये मिलेगा 4, ठीक है। तो मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर AB स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं मैं, O से लेकर के A का स्क्वायर प्लस O से लेकर के B का स्क्वायर, कुछ ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर 6 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास में 36 और ये हो गया आपके पास में 60। ये आपके पास में AB स्क्वायर आया, तो जो आपके पास में AB वाली लेंथ आ रही है वो आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 52, ऐसा ही कुछ आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर रूट में आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको ऐसे ही रख लें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो मुझे यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस दोबारा से लिख सकता हूँ, कितना होता है एरिया, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, तो मेरे पास में यहाँ पर बेस मल्टीप्लाई हाइट का मैं यूज करूँगा। अब इसको हाइट ना लिख करके मैं एल्टीट्यूड लिख रहा हूँ, हाइट नहीं लिख करके हमने इसको एल्टीट्यूड लिख दिया। एरिया हमारे पास में गिवन है, कितना गिवन है, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर तो लिख सकते हैं 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस अब हमारे को यहाँ पर मिल चुका है स्क्वायर रूट ऑफ 52, इस बेस को लिख दें यहाँ पर, और ये जो आपका एल्टीट्यूड है ये आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन करें थोड़ी सी, तो आपको मिलेगा 48 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 52, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं इसको फर्दर कैलकुलेशन करना भी चाहूँ तो किस तरीके से देख सकते हैं इसको, 13 4 ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लें, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये जो आपका 52 है ये आप ऐसा करके लिख सकते हैं कि अब मैं 4 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 चूँकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 2 बनेगा, और रूट 13 आपको यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर है आपके पास में 48, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा 24 टाइम, मीन्स 24 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आपके पास में फाइनली आंसर बनेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें मैंने इस फॉर्मूले का भी यूज़ किया, इसका भी यूज़ किया। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि इसी फॉर्मूले से काम हो गया मेरा। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला अभी काम नहीं आया आपने, 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, ठीक है, तो उससे भी हमारा डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन हो जाता है। इन दोनों का भी कई बार यूज़ करना होता है, इन दोनों कंसेप्ट का। क्लियर। ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि ट्रेपेजियम एक किस तरह की शेप है, ठीक है। ट्रेपेजियम एक किस तरह की शेप है, तो इस बात को यहाँ पर समझें कि ट्रेपेजियम एक्चुअली हम बोल किसको रहे हैं, और क्वाड्रिलेटर क्या होता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक और कंसेप्ट अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करें। देखो क्वाड्रिलेटर हम उसको कह रहे हैं जिसमें 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। अगर एक 4 साइड्स बाउंडेड शेप है, बाउंडेड शेप का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, 4 साइड से बाउंडेड है तो उसको हमने बोल दिया क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटर हो सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से रेक्टेंगल भी हो सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से पैरेललोग्राम भी हो सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेपेजियम भी होता है। अब ये सारी शेप्स आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो स्क्वायर क्या है, एक 4 साइड्स है, ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक है, एंगल 90 डिग्री है। रेक्टेंगल क्या है, अपोजिट साइड इक्वल है, एंगल 90 डिग्री है। पैरेललोग्राम क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल है लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं है। रोम्बस क्या है, ऑल साइड्स इक्वल है लेकिन 90 डिग्री नहीं है, मतलब जो साइड्स पर जो 90 डिग्री एंगल बनता है, जैसे अभी हम प्रीवियस लेक्चर में कर भी रहे थे इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस। जैसे ये एक रोम्बस जैसी शेप है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री एंगल नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो फिर वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 4 साइड होना चाहिए, ये तो क्वाड्रिलेटर की बात हुई। अब यहाँ पर देखो ट्रेपेजियम क्या होता है, तो मैं यहाँ पर ट्रेपेजियम की कुछ शेप्स बना रहा हूँ, आप इसको मेजर करने की कोशिश करें। हम ट्रेपेजियम उसको बोलते हैं जिसमें हमारे को 1 पेयर, कोई सा भी 1 पेयर अपोजिट पेयर, जो अपोजिट साइड्स होती हैं उसको मैं पेयर बोल रहा हूँ यहाँ पर, वो पैरेलल हो। अगर आपके पास में ए बी सी डी, ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम अगर मैं बोलूँगा, इसको मैं ट्रेपेजियम कब बोल सकता हूँ कि जब मेरे पास में ए बी पैरेलल होगी डी सी के, ए बी किसके पैरेलल होगी, डी सी के, तब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये एक ट्रेपेजियम है। क्लियर, ये एक ट्रेपेजियम कब है कि जब ए बी पैरेलल होगा डी सी के, इसको हम पैरेलल साइड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी ए डी एंड बी सी, ये वाली जो आपकी साइड्स बनती हैं दोनों, ये आपकी कहलाती हैं नॉन पैरेलल साइड्स। इसको हम नॉन पैरेलल साइड्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब 1 पेयर पैरेलल होना चाहिए, बस ये एक सफिशिएंट कंडीशन होती है ट्रेपेजियम को समझने की, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है कि हम ट्रेपेजियम देखते इसी टाइप के हैं, आपको बुक्स में भी इसी टाइप के ट्रेपेजियम दिखेंगे और जगह पर भी आप ऐसे ही देखेंगे, पढ़ाते टाइम भी इसी तरह के ट्रेपेजियम बना दिए जाते हैं।